हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी, दैट इज़ द क्रेविस थ्योरी ऑफ ट्रेड। ये जो थ्योरी है, जो हमने लास्ट वीडियो में हेक्स्चर-ओलेन वाली थ्योरी पढ़ी थी, उसका ही एक्सटेंशन है। और ये जो थ्योरी है क्रेविस ने दी थी 1956 में। इस थ्योरी के इसमें डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स डेट गवर्न द पैटर्न ऑफ ट्रेड, कि हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास गुड्स कितना अवेलेबल है और नहीं है, उसके बेस पे जो ट्रेड होता है वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें जो है इसने जो है हेक्स्चर-ओलेन की थ्योरी को टेस्ट किया और ये देखा कि हेक्स्चर-ओलेन में क्या था, जो एक लेबर अबंडेंट कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करती है और उसको ही एक्सपोर्ट करती है, और जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स होती है उसको एक्सपोर्ट करती है। एंड वाइस वर्सा, जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री होती है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करती है और लेबर इंटेंसिव गुड्स को इम्पोर्ट करती है। नाउ इसने दो चीज़ के बारे में बात करी, अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी। इसका मेन फोकस है वो नॉन अवेलेबल वाले गुड्स पर था। अब जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल है हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। बट जो गुड्स नॉन अवेलेबल हैं, जो हमारे पास नहीं है, अब इसको दो सेंस में लेते हैं, एक तो एब्सोल्यूट सेंस एंड रिलेटिव सेंस। एब्सोल्यूट में है कि वो प्रोडक्ट हमारी डोमेस्टिक कंट्री में बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होता है, और रिलेटिव में क्या होता है कि प्रोड्यूस हो रहा है बट वो जो डोमेस्टिक सप्लाई उतनी नहीं है कि वो डिमांड को फुलफिल कर सके। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम उस गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं। तो नॉन अवेलेबिलिटी में यही बताया गया कि हम गुड्स को इम्पोर्ट किस लिए करते हैं, एब्सोल्यूट सेंस की वजह से, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में है ही नहीं, और रिलेटिव की हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई उतनी नहीं है कि हम डिमांड को फुलफिल कर सकें, इसलिए हमें वो प्रोडक्ट क्या करना पड़ रहा है, इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। नाउ इसमें कुछ चीज़ें हैं कि कैसे हमारा ट्रेड अफेक्ट हो रहा है। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। अगर किसी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, कि नेचुरल रिसोर्सेज से जैसे जो भी बनते आइटम, आयरन और बॉक्साइट, ऑयल, ये प्रोडक्ट अगर यूज़ हो रहे हैं हमारे जो है क्वांटिटी प्रोड्यूस करने में, तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे उस चीज़ को प्रोड्यूस करके। अगर जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी नेचुरल रिसोर्सेज की हमारे पास इतनी जो है नहीं है, अबंडेंस में नहीं है, उसकी स्कार्सिटी है, देन हमें वो गुड्स क्या करने पड़ेंगे, इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। तो बेसिकली इसमें ये है कि अगर किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उस गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा और उसको उतना ही एक्सपोर्ट कर पाएगा, और वहीं अगर वो गुड की कमी है, स्कार्सिटी है, तो उस गुड को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। द सेकेंड वन इज़ टेक्निकल प्रोग्रेस। अगर किसी कंट्री में टेक्निकल प्रोग्रेस किसी गुड्स में होती हैं तो उससे क्या हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाता है, और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वही उस चीज़ को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और किसी प्रोडक्ट में टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वो वही चीज़ है सेम, देन वो क्या होगा, उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। थर्ड वन इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। अगर कोई कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री से अलग है एंड लोग जो है उस चीज़ को प्रेफर भी कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो जो उसकी कंट्री है उसको भी क्या हो जाएगी, उसकी मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाएगी और लोग उसको ज़्यादा परचेज करेंगे। तो इससे क्या होगी, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की वजह से, कि लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। अगर सेम केस, अगर लोगों को प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन पसंद नहीं आ रहा है, देन दूसरी कंट्री के लोग की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। फोर्थ वन है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी अगर हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट में है, फेवर में है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती हैं उस पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाती है। अगर हमारे प्रोडक्ट पर टैरिफ अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ होती है कि गवर्नमेंट अगर इम्पोर्ट पर टैरिफ लगाती है तो वो चीज़ हमारे लिए महंगा हो जाएगा, और जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, इम्पोर्ट कम हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए फेवरेबल होता है। तो इस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना ट्रेड में आ रहा है। अब इसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। सपोज 4 कंट्री है, ए, बी, सी एंड डी, और 2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है, डेट इज़ व्हीट एंड स्टील। अब व्हीट को बनाने के लिए लेबर चाहिए और स्टील को बनाने के लिए कैपिटल। और व्हीट को की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, और स्टील किससे बनता है, आयरन ओर से। 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ लिए गए, डेट इज़ लेबर एंड कैपिटल। अब ए बी सी 3 कंट्री है जो कि एग्रीकल्चरल कंट्री है और ये व्हीट को प्रोड्यूस करती है, और बी सी डी कंट्री जो है आयरन और कंट्रीज़ है जो कि आयरन और को प्रोड्यूस करती है। नाउ ए एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ व्हीट प्रोड्यूस करती है, और डी सिर्फ ऐसी कंट्री है जो आयरन और प्रोड्यूस करती है।
तो ये अपनी डिमांड में कैसे ट्रेड करेंगे, ए क्या कर रहा है, वीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास ये अबंडेंट क्वांटिटी में है, तो ये ए क्या करेगी, अपनी डोमेस्टिक डिमांड भी फुलफिल करेगा और डी को क्या कर देगा, ये वीट एक्सपोर्ट कर देगा। क्या बताया मैंने यहाँ पर, ए जो है डी को क्या करेगा, एक्सपोर्ट वीट। अब डी के पास क्या है, आयरन और प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसके पास क्या है, अबंडेंट क्वांटिटी में है और ए को भी आयरन की जरूरत है, तो डी क्या करेगा, अब इसको आयरन और एक्सपोर्ट कर देगा। अब नाउ बी और सी दोनों एक ऐसी कंट्री है जो वीट भी प्रोड्यूस कर रही है, आयरन और भी प्रोड्यूस कर रही है। हमने लास्ट सेकंड थर्ड वीडियो में पढ़ा था कंपैरेटिव कॉस्ट की थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा कि दो कंट्री कब जैसे कि ट्रेड करती हैं वो किसके बेस पे होती है, कंपैरेटिव कॉस्ट की बेस पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोनों उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही होती है। तो कौन सी कंट्री जो है वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करे ताकि उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सबसे कम आए। नाउ बी जो है 6 यूनिट ऑफ स्टील जो है, 6 यूनिट ऑफ वीट जो है 1 यूनिट ऑफ स्टील के बराबर है, और सी कितना कर रही है, 3 यूनिट ऑफ वीट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ स्टील। अब इंटरनेशनल एक्सचेंज के बाद क्या डिसाइड होता है कि 4 यूनिट ऑफ वीट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ स्टील। तो इससे हमें पता चल रहा है कि बी को है फ़ायदा हो रहा है वीट में, क्योंकि पहले जो उसे 6 यूनिट ऑफ वीट 1 यूनिट के बराबर पड़ रही थी, अब 4 यूनिट ऑफ वीट के हो रहा है, तो उसको इसमें वीट में क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए बी क्या करेगी, वीट को एक्सपोर्ट करेगी और स्टील को इम्पोर्ट करेगी, किसे, सी को। इन सेम केस सी क्या करेगी, सी को अब क्या हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है वीट में, तो इसलिए स्टील को तो क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी और वीट को इम्पोर्ट करेगी।